जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण भारत को योगदान, तो संस्थाओं के साथ साथ व्यक्तियों का योगदान, पढ़ने वालों का योगदान, क्योंकि जब कोई लेखक या रचनाकार कुछ लिखता है उसका योगदान तभी योगदान माना जाएगा जब उसकी कृतियों को पढ़ा जाए और उसका एक विशाल पाठक वर्ग हो। तो जब मैं इस दृष्टि से ढूंढ रही थी तो मुझे पुरानी पीढ़ी में ही लेखक मिल रहे थे दक्षिण भारत के, जिन्होंने इतना विपुल सामग्री का निर्माण किया। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो नाम हमारे सर ले रहे थे, जैसे एन सुंदरम जी का, डॉक्टर शेषन जी का, डॉक्टर बाल शौरी रेड्डी जी का, जिनका कल जिक्र भवानी मैडम ने भी किया था, और हम सब लोग, सर शायद हमारे विभाग भी आए हुए हैं आपकी तरह जब मैं शोधार्थी थी तो उनसे मिलने और उनसे बात करने का सौभाग्य मिला। लेकिन 2011 में, तब तक मेरी पीएचडी भी पूरी हो चुकी थी, तो वो एक अपने मित्र के साथ, डॉक्टर अपर्णा जी के साथ हम लोग चेन्नई गए थे। तो हम दोनों लोग सर से मिले और इसी सिलसिले में कि सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमें एक आर्टिकल लिखना है, कुछ ऐसी इसी काम से गए थे। तो सर ने हमें कुछ पत्रिकाएं दी और कहा इसमें ये चीज़ें हैं और आप लोग लीजिए। तो फिर हम उसकी छाया प्रति लेकर हम अपने घर आए थे और तब से वो सामग्री मेरे पास सुरक्षित थी। तो उन सामग्री के साथ साथ मैंने और जो नई चीज़ें उनके बारे में आई उनको मिला करके ये तैयार किया है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, 8-9 पेज ही तैयार किया। असल में बात यह है, उनके बारे में हम जितना पढ़ रहे थे अपने आप को उतना ही लग रहा था उस सामर्थ्य है ही नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने 200 किताबों की रचना की हो और अनुवाद के सेक्शन में जिसने तेलुगु भाषा से 200 से ज़्यादा कहानियों को हिंदी में लाया है, जिन्होंने न सिर्फ कथा विधा में उपन्यास कहानी, उसके साथ ही अनुवाद और बाल साहित्य जिसको हम बहुत ही छोटा समझते हैं या तुच्छ समझते हैं, उस पर काम नहीं करना चाहते, उस पर उनका इतना काम है। तो लग रहा था कि किस सेक्शन को लूँ, ये वाला लूँ कि वो वाला लूँ, सर के बाल शौरी जी के अनुवाद कार्य को ले लूँ या कथा विधा में उनकी कहानी को लूँ, कथा विधा में क्या उनके तेलुगु से हिंदी अनुदित सामग्री को लूँ। तो 2-3 दिन तो सिर्फ इसमें लगा कि मैं क्या लूँ। तो मैंने कुल मिलाकर एक उनके बारे में एक, जिसको कह सकते हैं, एक आरेख ही तैयार किया है कि सुनने वाले अगर आपको इसमें से कुछ भी लगे कि हाँ ये चीज़ हम ले सकते हैं या अपना एमए के प्रोजेक्ट में भी हम ये टॉपिक ले सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि मेरी मेहनत थोड़ी तो सफल हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें मेंशन किया वो ये कि प्रारंभ से ही, मतलब दक्षिण भारत उत्तर भारत का भेद अभी शायद हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, पुराने समय में उतना नहीं रहा होगा। क्योंकि देखिए जो गोविंदराजन सर हैं वो भी यही बता रहे थे कि यहाँ के लोग काशी जाके पढ़ते थे, और फिर जब काशी में आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं और आप उसमें सर्वश्रेष्ठ अपना दे रहे हैं तो पूरे भारत के लोग आपको जानते हैं और पहचानते हैं। तो कैसे बाल शौरी रेड्डी जी भी काशी गए थे अध्ययन के लिए और वहाँ पर उनको उत्तर भारतीयों ने संबल दिया, उनकी सहायता की, उनको पढ़ाया, उनका मार्गदर्शन किया। तो यही मैंने इस चीज़ को भी इसमें इसीलिए लिखा है। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, किसी भी रचनाकार को जब एक संबल मिलता है पाठकों का, उनके गुरुओं का, और जब आम जनता उनको हाथों हाथ लेती है तो जाहिर सी बात है वो एक उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती है और उनका जो काम है वह भी, जिसको कहते हैं चिरस्थायी हो जाना, वो इस रूप में हमारे पास एकत्रित होता है। तो अब मैं अपना लेख शुरू करूंगी, मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया भूमिका में। अहिंदी शब्द से ही मुझे घृणा है, मैं हिंदी का लेखक हूँ का उद्घोष करने वाले डॉक्टर बाल शौरी रेड्डी जी को दक्षिण भारत और उत्तर भारत के साहित्यिक सेतु के रूप में देखा जाता है। महात्मा गांधी के आह्वान पर किशोर बाल शौरी ने हिंदी भाषा में लेखन का प्रण लिया और उसे आजन्म निभाया। वाराणसी में अध्ययन करते हुए रेड्डी जी का परिचय कमलापति त्रिपाठी, काशीनाथ उपाध्याय, श्री ठाकुर प्रसाद सिंह आदि विद्वानों से हुआ। निराला, बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और विष्णु प्रभाकर से उनका निरंतर संपर्क बना रहा। एक साक्षात्कार में बाल शौरी रेड्डी जी बताते हैं कि वाराणसी में ही अध्ययन करते समय मेरे आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री के सानिध्य में मुझे लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई
और 1949 में मद्रास से प्रकाशित तेलुगु मासिक पत्रिका त्रिलिंगम में उनकी एक कविता प्रकाशित हुई। लिखने का क्रम उनका शुरू हुआ 49 और 2007 में उनका आखिरी उपन्यास छपा। जरा आप सोचिए 49 से 2007 तक, जिसको एक तपस्वी की तरह उन्होंने साहित्य सृजन को लिया। पुस्तक के रूप में बाल शौरी रेड्डी की पहली पुस्तक पंचामृत 1954 में प्रकाशित हुई और इस रचना के माध्यम से तेलुगु के 5 साहित्यिक साधकों के योगदान को उन्होंने रेखांकित किया। इस पुस्तक की विशेषता ये रही कि जब ये पहली तेलुगु भाषा से अनुदित कृति जब हिंदी में आई तो लोगों ने कैसे इसको हाथों हाथ लिया। 54 में ये प्रकाशित होती है और 56 में भारत सरकार इसे पुरस्कृत करती है। कोई विलंब नहीं हुआ, यानी कि पत्रिका प्रकाशित होते ही लोगों के पास पहुंची और जिस वर्ष इस पुस्तक को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया था उस क्रम में आप उपन्यासकारों के नाम सुनिए। फणीश्वरनाथ रेणु को मैला आंचल, जैनेन्द्र कुमार को पाप और परख और इसके साथ ही शिवदान सिंह चौहान के आलोचनात्मक कृतियों के लिए। और इन कृतियों के ही साथ बाल शौरी रेड्डी जी की इस पुस्तक को भी पुरस्कृत किया गया। और इस पुरस्कार के बाद ठीक 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश की सरकार उनको अपने यहाँ बुलाती है और पुरस्कृत करती है और बिहार सरकार भी उनको बुलाती है और पुरस्कृत करती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भेद तो नहीं था, तब शायद इतनी भाषाई राजनीति भी नहीं थी, पढ़ने लिखने वालों का सम्मान होता था। इस पुस्तक के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल ने रेड्डी जी को लिखे एक पत्र में लिखा है। कुछ पत्र मैं पढ़ना चाहूंगी जो रेड्डी जी को उनके समकालीन वरिष्ठ साहित्यकारों ने लिखा था, बस ये बताने के लिए कि उनकी भावना क्या थी बाल शौरी जी के लिए। पंचामृत पुस्तक पाकर प्रसन्नता हुई। आपने तेलुगु साहित्य के 5 प्रसिद्ध कवियों की मूल रचनाओं को अनुवाद के साथ हिंदी पाठकों के लिए सुलभ बनाकर बहुत उपकार किया है। आपने जिस कार्य का प्रथम सूत्रपात किया है वह भविष्य में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक पत्र में लिखते हैं कि असल में मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात से हुई है कि आपकी मातृभाषा हिंदी न होने पर भी हिंदी के प्रति आपकी रुचि ही नहीं, आपने उसमें इतनी प्रवीणता पाई है। और इसी प्रकार दिनकर जी लिखते हैं, तुम जो काम कर रहे हो वह बड़े ही महत्व का है। 10 वर्ष बाद सारा देश तुम्हारा आदर करेगा, प्रेम करने वाले तो अभी ही बहुत हैं। इन पत्रों का उल्लेख इसलिए ही किया कि यह स्पष्ट हो सके कि लेखन के प्रथम दशक में ही रेड्डी जी उत्तर भारत में बेहद सम्मानीय स्थान प्राप्त कर चुके थे। बाल शौरी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन किया। केंद्रीय विधा कथा साहित्य ही है। वे चाहते थे कि तेलुगु भाषा की उत्कृष्ट रचनाएं हिंदी जगत तक पहुंचे और हिंदी की कृतियां तेलुगु पाठकों तक। इसलिए उन्होंने तेलुगु से हिंदी में 213 कहानियों और 13 उपन्यासों का अनुवाद करके प्रकाशित किया। 24 वर्ष तक तो उन्होंने चंदा मामा का प्रकाशन किया था। मैं उस अंश को हटा रही हूँ क्योंकि हम उस पर बात कर चुके हैं। हिंदी में 13 उपन्यास लिखने वाले रेड्डी जी मानते हैं कि उपन्यास के लेखन के लिए समाज और जीवन का विपुल अनुभव और व्यापक निरीक्षण तथा स्थितियों के आकलन की प्रज्ञा के साथ पात्रों के मनोविज्ञान का परिचय आवश्यक है। और जब इनसे पूछा गया कि आप किन रचनाकारों से प्रभावित रहे तो उनका जवाब था कि किसी भी रचनाकार का सृजन तो अपना मौलिक होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेमचंद की सामाजिक समस्याओं वाले पक्ष को, जैनेन्द्र के मनोवैज्ञानिक चिंतन को, जयशंकर प्रसाद के सांस्कृतिक पक्ष और निराला की संवेदनशील प्रवृत्ति के साथ समकालीन रचनाकारों में मोहन राकेश, कमलेश्वर और फणीश्वरनाथ रेणु से प्रभावित उन्होंने बताया कि मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी रचनाकार का अंधानुकरण भी नहीं किया। 1959 में उनका प्रथम उपन्यास शबरी प्रकाशित हुआ। कुल मिला के उनके 13 उपन्यास हैं। मैं सब पे एक लाइन ही बोलूंगी। 2 उपन्यासों पे मुख्यतः अपनी बात कहूंगी क्योंकि दोनों का जोनर एकदम अलग है। शबरी जहाँ मैथोलॉजिकल बेस है उसका, और उनके बाकी के उपन्यास समकालीन समस्याओं पर हैं। हिंदी जगत में इसका बहुत स्वागत हुआ। 2 संस्करण शीघ्र ही निकाले गए। शबरी उपन्यास की रचना प्रक्रिया के बारे में रेड्डी जी बताते हैं। रचना प्रक्रिया की उनको हिंदी का ये जो पहला उपन्यास शबरी था, लिखने की प्रेरणा किससे मिली, तो वो लिखते हैं कि विचार करते करते मेरे मस्तिष्क में यह बात आई कि शबरी का चरित्र जो रामायण में चित्रित है उसकी पृष्ठभूमि तथा उस युगीन स्थितियों का वर्णन नहीं हुआ।
परिणाम स्वरूप अध्यात्म रामायण और रामायण संबंधी अनेक आलोचनाएं और रामायण कालीन सांस्कृतिक सामाजिक दशा का भी मैंने अध्ययन किया। शबर जाति से संबंधित तेलुगु साहित्य में उपलब्ध ग्रंथों के अवलोकन से मुझे विदित हुआ कि शबरी के जीवन के पूर्वी और परवर्ती सामाजिक परिवेश में एक कल्पनात्मक सुंदर औपन्यासिक कृति प्रस्तुत की जा सकती है। शबरी उपन्यास में त्रेता युग की शबरी को उन्होंने नवीन ढंग से चित्रित किया है। नवीन ढंग से उन्होंने इसमें दिखाया है कि शबरी अपने शौर्य, पराक्रम और सामर्थ्य के बल पर अपने पूरे कबीले का नेतृत्व करती है। इस उपन्यास की प्रशंसा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक पत्र में लिखा कि आपका उपन्यास शबरी पूरा पढ़ गया हूँ। पुराने विषय को आपने आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर लिखा है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। और मात्र शबरी उपन्यास की नायिका ही नहीं, इनके ज्यादातर उपन्यासों में चित्रित नारी निर्भीक और स्पष्टवादी है। अधिकारों के प्रति सचेत ये नारी चरित्र पाठकों को चिंतन के लिए विवश करते हैं। दावानल उपन्यास की नायिका नागम्मा महामंत्री पद पर दिखाई गई है। वीर केसरी उपन्यास की गौरी रणभूमि में युद्ध करती दर्शाई गई है। यह बस्ती यह लोक की सरोजा समाज सेवा के क्षेत्र में व्याप्त पाखंड और अनाचार की वास्तविकता उजागर करना चाहती है। भग्न सीमाएं की नायिका तो विवाह को जीवन का लक्ष्य मानने से भी इनकार करती है। इस प्रकार स्वप्न और सत्य की अनुराधा सहनशील होते हुए भी स्वाभिमानी है। सही गलत का निर्णय लेकर गलत का विरोध करने में देर नहीं करती। अनुराधा की तरह कालचक्र उपन्यास के नायक परम शिवम की पत्नी परिवार में उनके एक छत्र अधिकार का विरोध करती है। मतलब इनके उपन्यासों में अगर हम केवल स्त्री पक्ष देखें तो उस पर एक अलग से एक शोध हो सकता है। वस्तुतः डॉक्टर रेड्डी जी ने अपने दर्जनों उपन्यासों का प्रणयन करके हिंदी साहित्य को संपन्न एवं गरिमामय कर दिया है। लकुमा, धरती मेरी माँ, दावानल, यह बस्ती यह लोक आदि उनकी प्रत्येक औपन्यासिक रचना भारतीय जीवन एवं संस्कृति की विरासत है। प्रत्येक में देशीय गरिमा एवं ज्ञान कुबेरता की झलक प्रकट है। इस एक ही विधा की क्षमता के बल पर संपूर्ण हिंदी उपन्यास साहित्य गौरवान्वित हो सकता है। इनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास जिसकी चर्चा के बगैर यह लेख अधूरा होगा वह है प्रोफेसर। यह उपन्यास सुशिक्षित बौद्धिक समाज के आदर्श का मुखौटा पहने उन प्रोफेसरों का विपरीत चेहरा दिखाता है जो अपने निहित स्वार्थों के कारण छात्रों का शोषण करने के लिए, सहकर्मियों का शोषण करने के लिए किसी भी हथकंडे का सहारा ले लेते हैं। इस उपन्यास के केंद्रीय पात्र हैं डॉक्टर आनंद और उनकी पत्नी सुधा, जो पढ़े लिखे वर्ग के दो चेहरे सामने लाते हैं। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद जो किसी भी कीमत पर प्रोफेसर हो जाना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। छात्रों के समक्ष दूसरे सहयोगियों पर कीचड़ उछाड़ने और शोध छात्र विमल जो इसका एक पात्र है से विभागीय लोगों के बीच वार्तालापों की जानकारी लेना भी नहीं भूलते। विभागीय राजनीति की भयानक स्थिति यही नहीं रुकती। रेड्डी जी दिखाते हैं कि अपने ही छात्र के विदेश में नौकरी मिलने पर इस उपन्यास का प्रोफेसर डॉक्टर आनंद और उसकी पत्नी सुधा कैसे ईर्ष्या और जलन से भरते हैं। पदोन्नति के लिए आतुर इन बुद्धिजीवियों के लिए शिष्य, गुरु, मित्र, सहकर्मी सभी प्रतिद्वंदी हैं। वहीं प्रोफेसर आनंद की पत्नी सुधा पढ़ी लिखी बौद्धिक क्षमता से युक्त एक यातना में जीवन गुजारती है। उसके लिए घर एक कैद खाने में बदल जाता है। वह उसकी चार दीवारी के भीतर अपनी पहचान के संकट से जूझती रहती है। प्रगतिशीलता और मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने वाले प्रोफेसर आनंद के पास अपने ही परिवार के लिए समय नहीं होता। श्री रेड्डी ने इस उपन्यास में इन तथाकथित बौद्धिकों का ऊपरी चोंगा भरी सभा में उतार कर उन्हें नंगा कर दिया है। श्री रेड्डी ने समाज की इस पीड़ा को बहुत करीब से देखा है। उनकी यह पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि ये सब उनका स्वयं का अनुभव है। लगभग 200 पुस्तकों का सृजन करने वाले डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी ने आजीवन भाषाई फासले को मिटाने की कोशिश की। वे अक्सर कहा करते कि मेरी दो मातृभाषा है, हिंदी और तेलुगु। श्रीमती देवी नागरानी अपने एक लेख में लिखती हैं कि भाषा के मामले में उनकी वैचारिक प्रतिभा से मैं तब परिचित हुई
जब एक साक्षात्कार में तेलुगु भाषा होते हुए हिंदी लेखन करने पर किए गए सवाल पर उनका स्पष्ट जवाब पढ़ा, शौरी जी का जवाब पढ़ा। वे कहते हैं, यह कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं हिंदी का लेखक हूँ। जब मैं हिंदी में लिखता हूँ तो हिंदी का लेखक होता हूँ। इसका मेरी मातृभाषा से कुछ भी लेना देना नहीं है। और हिंदी या हिंदी तक कहकर संबोधित करना एक तरह से लेखक और भाषा का अपमान है। सत्य तो यह है कि बाल शौरी रेड्डी जी का समग्र मूल्यांकन एक लेख या एक व्याख्यान, एक सत्र में संभव ही नहीं है। तेलुगु के साथ हिंदी कथा विधा को समृद्ध करने वाले रेड्डी जी वर्ष 2015 में चिर निद्रा में लीन हो गए, परंतु वे आज भी अपने पाठकों के हृदय आकाश में एक प्रदीप तारे की तरह चमकते हैं।